हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए ताकि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो इस वीडियो का लाभ ले सकें, ताकि अपनी आगामी परीक्षा की वो अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे, ऊपर सिरा खुला हुआ है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं तो इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक बर्तन दिया है जो उल्टे शंकु के आकार का है। इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों? इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं दोस्तों, इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो इसमें भरे पानी का, ये जो बर्तन है पानी से भरा हुआ ऊपर तक, इसमें भरे पानी का 1/4 भाग क्या होता है दोस्तों? बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इन गोलियों की त्रिज्या कितनी दी गई है? 0.5। यानी कहा गया है कि जो गोली है वो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है? गोला है। आइए दोस्तों हल करते हैं। आइए हल करते हैं दोस्तों इसको। बर्तन की त्रिज्या दोस्तों कितनी दी गई है? बर्तन की त्रिज्या कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या कितनी दी गई है? बर्तन की त्रिज्या मान लीजिए R1 है और गोली की त्रिज्या मान लीजिए क्या है? R2 है। कितनी दी गई है? 0.5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? कितनी गोलियां इसमें डाली गई। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो बर्तन है पूरा पानी से भरा हुआ है, अर्थात इसमें कितना पानी भरा हुआ है? अर्थात इस शंकु का आयतन कितना पानी भरा हुआ है? इस शंकु के आयतन के बराबर इसमें पानी भरा हुआ है। जब इसमें गोलियां डाली जाती हैं तो इसके आयतन का, आप इसमें कहा गया है पानी निकल जाता है 1/4 भाग, अर्थात इस शंकु के आयतन का 1/4 भाग जो होता है वो बाहर निकल जाता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों, माना शीशे की n गोलियां डाली गई। कितनी गोलियां? n गोलियां डाली गई दोस्तों। माना शीशे की n गोलियां डाली जाती हैं, शीशे की n गोलियां डाली जाती हैं जिससे 1/4 भाग, जिससे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। सबसे पहली चीज में कितना पानी भरा होगा? शंकु के आयतन के बराबर, अर्थात शंकु का आयतन ही क्या है? इसमें भरे गए पानी की मात्रा है। कहा गया गोली डालने से 1/4 भाग बाहर निकल गया, अर्थात n गोलियों का आयतन दोस्तों क्या होगा? n गोलियों का आयतन जो होगा वो कितना भाग निकला है? 1/4 भाग। 1/4 भाग किसका? शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? 1/3 पाई r² h होता है। एक बार फिर समझेंगे। एक शंक्वाकार बर्तन है, पूरा ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इनमें से शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जिससे पानी का 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो गोलियों की संख्या बताइए। जितनी दोस्तों गोलियों को डालने से एक पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना पानी भरा है? इस शंकु के आयतन के बराबर। कितना पानी भरा है? इस शंकु के आयतन के बराबर। तो कितना पानी निकलेगा? इस शंकु के आयतन का 1/4 भाग क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। अर्थात जितनी गोलियां डाली गई, जन गोलियों का आयतन बराबर शंकु के आयतन का 1/4 भाग।
एक चौथाई भाग, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। कहा गया है गोलियां जो हैं ये 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने गोली के लिए R2 माना है, R2 का क्यूब। शंकु के बर्तन के लिए आपने क्या माना है R1 माना है, तो R1 का स्क्वायर h हो जाएगा उधर। आइए देखते हैं, ये हो गया n 4/3, n गोले का आयतन n गुणे 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब हो गया, R2 का क्यूब हो गया। यहां से कितना हो जाएगा 1/12, 4 3 कितना होता है दोस्तों 12 हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर ये रहने दीजिए अभी। आइए वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, n गुणे 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों। आप एक काम कर सकते हो कि दोनों तरफ पाई पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, दोनों तरफ पाई पाई क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा, बचेगा 4/3। आर की वैल्यू गोली के लिए 0.5 का क्या है क्यूब है दोस्तों, कितना है 0.5 का क्यूब है। इधर 1/12 हो गया है, ये 4 3 12, 1/12 हो गया है, 1/12 हो गया दोस्तों। और आर बर्तन के लिए त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी दी गई है दोस्तों, ऊंचाई कितनी दी गई है 8, ऊंचाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर दोस्तों, ऊंचाई कितनी दी गई है बर्तन के लिए 8 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं, n गुणे 4/3 0.5 का क्यूब। सबसे पहले समझिए 5 है, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों 5 × 5 × 5, 5 25 5 125 हो जाएगा। लेकिन 3 अंक पहले दशमलव, 0.5 में एक अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप 0.5 × 0.5 × 0.5, 5 25 5 125 हो गया। लेकिन 1 2 3 3 अंक पहले दशमलव 1 2 3 यानी 0.125 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 0. आई होप आपको समझ में आया होगा, कितना हो जाएगा 0.125 हो जाएगा दोस्तों, 0.125 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कितना हो जाएगा 1/12, 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 25 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बचा है, काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 हो गए दोस्तों, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। आगे देखते हैं, n गुणे 4 5 6 20 हो गया, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, 4 एकम 4 और कितना हो गया 5 हो गया दोस्तों। देखिए ध्यान से, 4 5 6 20, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया, और 3 अंक 1 2 3 3 अंक पहले दशमलव यानी कि 0.500, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, आप हटा दीजिए, यानी केवल कितना बचेगा 0.5, कितना बचेगा दोस्तों 0.5 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो गया, और नीचे कितना बचा है दोस्तों 3 बचा है। आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भाग में है, उधर जाएगा गुणा में, ये गुणा में उधर जाएगा भाग में। n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो गया 50/3 दोस्तों, कितना हो गया 50/3, और ये भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुणा में। यहाँ ये गुणा में उधर जाएगा भाग में, 0.5। यहाँ समझ लीजिए ध्यान से, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक कितना होता है 20 होता है, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 4 एकम 4 1 कितना हो जाएगा 5, और 3 अंक पहले दशमलव यानी कि 0.500 बच जाएगा। दशमलव के बाद 0 कोई मतलब होता नहीं है, रख दीजिए ऐसे, 0.5 ही आपका क्या हो जाएगा बच जाएगा, यहाँ पे आपका 0.5 ही बचा है। ये गुणा में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया दोस्तों कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 कैंसिल हो गया दोस्तों। n बराबर क्या बच गया दोस्तों 50/0.5, दशमलव के बाद एक अंक है, मैनेज करने के लिए 10 से गुणा 10 से भाग करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों 50 धाइम 500, नीचे कितना हो जाएगा 5 धाइम 50, एक अंक पहले डालने केवल कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 00 यानी कि कितना बच गया 100 बच गया दोस्तों, कितना बच गया 100 बच गया, कितना बच गया 100 बच गया। अर्थात कितनी गोलियां डाली गई 100 गोलियां डाली गई, कितनी गोलियां डाली गई 100 गोलियां डाली गई, यानी कि 100 गोलियों को इसमें डालने पर इस बर्तन में भरे पानी का 1/4 भाग क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है, तो सिद्ध कीजिए 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²।
देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, शीर्ष ए से बीसी भुजा पर एक लंब एडी डाला गया है जो बीसी को इस प्रकार विभाजित करता है कि बीडी या फिर डीबी बराबर क्या हो जाता है, 3 CD हो जाता है। और आपको तब सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर और प्लस 2BC स्क्वायर। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको, आइए हल करते हैं इसको। अब ध्यान से अगर देखें दोस्तों तो ये क्या, AD तो BC पर लंब है, यानी कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री। तो ADC दोस्तों हम कह सकते हैं कि ADC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और ADB भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। आइए देखते हैं, त्रिभुज ADC में कोण D क्या है, 90 डिग्री। आप क्वेश्चन ने कहा कि A से BC पर लंब AD डाला गया है, A से BC पर लंब AD डाला गया, अर्थात BC पर AD क्या है, लंब है। कितने अंश का कोण बना रहा है उस पे, 90 अंश का कोण। ADC में कोण D 90 अंश है, तो ADC क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज है। ADC क्या है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य क्या संबंध होता है, समकोण त्रिभुज ये 90 अंश दोस्तों, बड़ी भुजा कर्ण होती है, क्या होगी, एक कर्ण होगी, लंब होगी और आधार होगी। AC कर्ण है, AD लंब है और DC क्या है, आधार है दोस्तों। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज में भुजाओं के मध्य क्या संबंध होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है दोस्तों, AC है, तो AC का स्क्वायर। लंब कितना है दोस्तों, AD है, तो AD का स्क्वायर। आधार कितना है, DC है, तो DC का स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। क्या होगा दोस्तों, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार आप देख सकते हो, इसी प्रकार त्रिभुज ADB में इसमें भी कोण D कितना है दोस्तों, 90 अंश का है। ये भी क्या है, ADB भी क्या है, ADB भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है दोस्तों। ये भी एक प्रकार से समकोण त्रिभुज है, कोण 90 अंश है, ये भी समकोण त्रिभुज है। इसमें भी भुजाओं के मध्य संबंध, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। इसके लिए कर्ण कौन है, AB है, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, लंब तो AD है, AD स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BD स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोस्तों कर्ण क्या है, AB है, AB का स्क्वायर। लंब क्या है, AD है, AD का स्क्वायर। आधार क्या है, BD है, BD का स्क्वायर। यानी AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आपको सिद्ध करके क्या लाना है दोस्तों, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको लाना है। यानी कि AB यहाँ पे मिल गया, AC चाहिए आपको, DC चेंज करेंगे क्योंकि D बराबर 3 CD दिया है और BD भी है। यानी कि हमको AD नहीं चाहिए, AD जो ये लंब है इसको नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे दोस्तों। समीकरण 1 में से 1 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मिलेगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, घटा रहे हैं, माइनस AD स्क्वायर माइनस, समीकरण 2 घटा रहे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर था, इसको घटा रहे हैं तो AD प्लस में था माइनस में हो जाएगा, प्लस में था माइनस में हो जाएगा। AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AD क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB AC तो मिल गया, BC बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, BC, यानी कि DC और BD को हटा के क्या बनाना है, BC बनाना है। आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि जो DB है आपका वो 3 CD है। जो DB है वो आपका कितना है, 3 CD है।
अगर हम बात करें बीसी की, किसकी बात करें दोस्तों, बीसी की बात करें, पूरा बीसी, तो बीसी कैसे निकलेगा, बीडी प्लस डीसी से। अरे बीडी में डीसी जोड़ेंगे तब ना बीसी होगा, बीसी बराबर बीडी प्लस डीसी हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं, बीसी रहने दीजिए, बीडी बराबर 3 CD दिया है दोस्तों, कितना दिया है, 3 CD दिया है, बीडी बराबर 3 CD दिया है, तो ये 3 CD और ये 1 CD कितना हो गया, 4 CD या फिर 4 DC बोल सकते हो। यानी BC बराबर 4 CD या DC बोल सकते हो। ये गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी कि 1/4 BC बराबर CD या फिर DC। यानी हम कह सकते हैं कि CD या फिर DC की जगह पे 1/4 BC रख सकते हैं। CD या DC की जगह पे 1/4 BC रख सकते हैं, 1/4 BC रख सकते हैं। तो BD की जगह पे क्या रख सकते हैं, BD की जगह पे क्या रख सकते हैं, आइए देखते हैं। BD बराबर है 3 CD के, BD बराबर है 3 CD के, CD को 1/4 BC रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि BD को 3/4 BC रख सकते हैं। देखिए कैसे हुआ दोस्तों, BD बराबर 3 CD दिया है, CD को हमने 1/4 BC लिखा है, CD को 1/4 BC लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे BC की जगह CD की जगह पे 1/4 रखेंगे तो 3/4 BC हो जाएगा। अर्थात CD को 1/4 BC रख सकते हैं और BD को 3/4 BC लिख सकते हैं या फिर उसकी जगह पे रख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या बन जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर DC है, DC की जगह पे हम लोग 1/4 BC रखेंगे, तो 1/4 BC का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BD की जगह पे 3/4 BC रखेंगे तो 3/4 BC स्क्वायर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर, देखिए दोस्तों AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/4 BC है, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर रख दीजिए, BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस, आइए देखते हैं क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4 BC, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9/16 BC स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखिए BC स्क्वायर बटे 16, यहाँ पे 3 त्रिक 9/16 हो जाएगा और BC स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 16 कॉमन है, BC स्क्वायर में से 9 जाएगा तो 8 BC स्क्वायर तो बचेगा ही दोस्तों, 8 एकम 8 बटे 8 दूनी 16, यानी कि BC स्क्वायर बटे 2 माइनस में, BC स्क्वायर बटे 2 माइनस में, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस BC स्क्वायर बटे 2। ये भाग में है, इधर आएगा दोस्तों गुणा में हो जाएगा, यानी हम सीधा लिखेंगे क्या कि 2 का इसमें गुणा, 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर, ये देखो भाग में था गुणा में, 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा जगह कम है, मैनेज करिएगा, यहां से क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। आपको लाना क्या है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, प्लस में सॉरी यहाँ पे माइनस में था, देखो माइनस BC बचा है दोस्तों, यहाँ पे माइनस BC स्क्वायर बटे 2 बचा है, भाग में गुणा में 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर माइनस BC स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में उधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी कि 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, कर सकते हैं 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही क्या करना था दोस्तों, आपको प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। समीकरण क्या है दोस्तों, 3x + y = 1, 2k - 1 × x प्लस
k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। दोस्तों ये दो समीकरण है, कैसे समीकरण है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसमें से k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, ये आपको पता करना है। आइए दोस्तों हल करते हैं, आइए हल करते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दोस्तों, दो चर वाले रैखिक, दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर दोस्तों, अगर हम इन दोनों समीकरणों की व्यापक समीकरण से, दोनों समीकरणों की व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर हमको पहले समीकरण से क्या मिल जाएगा दोस्तों? a1 बोल सकते हो, क्योंकि दो समीकरण है तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है a1x b1y और ये c1। ट्रांसपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर कर सकते हो। ax प्लस b1y बराबर c। ये लिखा है a2x प्लस b2, ये क्या लिखा है? b2y बराबर c2 लिखा है। आप देख सकते हो, मैंने रख दिया ऊपर। तुलना करेंगे तो दोस्तों a1 बराबर कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। b1 बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1 मिल जाएगा। और c1 बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1 दिया है, वो भी मिल जाएगा आपको। a1 बराबर 3। समीकरण 1 से कंफ्यूज नहीं होना है, समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा? समीकरण 1 की हम व्यापक समीकरण से तुलना कर रहे हैं। समीकरण 1 की व्यापक समीकरण से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? तुलना कर रहे हैं। तो हमें a1 बराबर कितना मिल जाएगा? 3। b1 बराबर कितना मिल जाएगा? 1। y कॉफिशिएंट 1 है। c1 बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों? 1 मिल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, प्लस सी को उधर करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, दोनों के दोनों माइनस मिल जाएंगे, कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आ जाइए a2, समीकरण 2 से a2 बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 2k माइनस 1। क्या मिल जाएगा? 2k माइनस 1। b2 बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों? k माइनस 1। क्या मिल जाएगा? k माइनस 1। और c2 बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों? 2k प्लस 1। क्या मिल जाएगा? 2k प्लस 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, उनमें से उनको सॉल्व करने से कोई हल नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो वो दोनों समीकरण अर्थात वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। अगर हम इनका ग्राफ खींचेंगे, ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो वहां से हमको समांतर रेखा प्राप्त होगी दोस्तों। उसके लिए क्या कंडीशन होता है? उसके लिए क्या कंडीशन होता है? a1, यदि a1 बराबर a2 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो, लेकिन c1 बटे c2 ना हो। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो, लेकिन c1 बटे c2 ना हो। कॉफिशिएंटों की हम तुलना जब करते हैं, हमको ऐसा रूप अगर प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि ग्राफीय हल में जो प्राप्त होगा वो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी दोस्तों। क्या होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। यदि हमें a1 बटे a2 और बराबर b1 बटे b2 मिल रहा है, लेकिन c1 बटे c2 नहीं मिल रहा है, तो ग्राफीय हल जब इनका करते हैं तो जो रेखाएं प्राप्त होती हैं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। इनके लिए कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। समांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं होता। आप सॉल्व करेंगे तो आप x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कोई हल नहीं होता। कब? जब रेखाएं कैसी हो? समांतर हो दोस्तों। हमसे यही पूछा है, कोई हल नहीं है, अर्थात ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों समीकरण, दोनों रेखाएं जो मिलेंगी आपको, ये आपस में समांतर होंगी। आइए पुट करते हैं दोस्तों। 3/2
2k माइनस 1, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना दोस्तों 1 है, b2 की वैल्यू k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 यानी कि 1, c1 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू 2k प्लस 1। ये दोनों तो आपके बराबर हैं, इनसे आपको k की वैल्यू पता करनी है। आइए कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k माइनस 3, 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ दोस्तों 2k प्लस में इधर आएगा माइनस में, 3k यहाँ पे है आपको ऑलरेडी, प्लस में इधर आएगा माइनस में 2k माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3k में से 2k जाएगा, प्लस का k बच जाएगा, क्या बच जाएगा, प्लस का k बच जाएगा, माइनस 1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा दोस्तों 2 बच जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि k बराबर 2 के लिए इन दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं है, सॉल्व करने पर कोई हल नहीं मिलेगा k के किस मान के लिए, k बराबर 2 के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।